जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। सरगुजा संभाग शीतलहर की चपेट में 12 जिलों में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री से नीचे है। अंबिकापुर में तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट जारी है। इसी तरह न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ दिन का पारा भी कम हो रहा है। सरगुजा संभाग में शीतलहर चल रही है। तो वहीं मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 24 घंटे में ठंडी और शुष्क हवाओं के असर से रात के तापमान में गिरावट और जारी रहेगी। मंगलवार को प्रदेश के 12 जिलों में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री से नीचे रहा। तो वहीं अगर कल की बात करें तो न्यूनतम तापमान सबसे कम 5.3 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री, जबकि जसपुर में 7.8 और कोरिया में 8.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में दिन का औसत तापमान 3 से लेकर 4 डिग्री कम रहा, जिसके चलते ठिठुरन वाली ठंड दिन में महसूस होती रही। वहीं अगर बात करें कोरबा की तो 9.2, कोरिया में 8.6, साथ ही मुंगेली में 8.8, महासमुंद में 9.6, दुर्ग में 10.2, जबकि राजनांदगांव में 9.3 और कांकेर में 9.8, जबकि नारायणपुर में 10.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदेगी सरकार। 1 नवंबर से ही आदेश होगा लागू, क्योंकि जो किसान अभी तक बेच चुके हैं उनको भी इसका फायदा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सरकार 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी शुरू करने वाली है। इसे लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बुधवार रात को आदेश बाकायदा ऑफिशियली जारी कर दिया है। धान खरीदी का आदेश 1 नवंबर 2023 से ही मान्य हो गया है। जो किसान पुराने नियम के हिसाब से धान बेच चुके हैं वे भी अब निर्धारित पात्रता में बेच सकते हैं। दरअसल भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए में खरीदी का वादा किया था। सरकार गठन के तकरीबन 15 दिन बीत जाने के बावजूद घोषणा नहीं होने की वजह से कांग्रेस लगातार निशाना साध रही थी। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 1 एकड़ में 20 क्विंटल धान खरीदी की बात कही थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक बात करें तो छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 नवंबर 2023 से जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की व्यवस्था पर निगरानी रखी जा रही है। राज्य में इस साल 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य है और इसके लिए 26,86,000 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया है। रायपुर में होटल और ढाबों के बाहर अवैध पार्किंग पर अब बुलडोजर चलने वाला है। कलेक्टर का राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है। वाहन मालिकों और संचालकों पर भी इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। रायपुर में ढाबों और होटलों के बाहर सड़क का घेर करके गाड़ियां पार्क करने के खिलाफ अब बड़ी कार्यवाही की जाएगी। अवैध पार्किंग को लेकर के कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। साथ ही नए आदेश के मुताबिक ऐसी अवैध पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वाले और होटल ढाबों के संचालकों पर एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने एक बैठक ली है, जिनमें बैठक ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कब्जे और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तेजी से जारी रखने को कहा है। कानून व्यवस्था को लेकर भी कड़ा रुख इख्तियार किया जा रहा है। बैठक में कलेक्टर ने एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद खाली भूमि जगह पर नजर रखने की बात कही है, ताकि उस जगह पर दोबारा अवैध कब्जा ना हो। कलेक्टर ने अवैध रूप से संचालित किए जा रहे चखना सेंटरों पर भी कड़ी कार्यवाही करने और उन्हें वापस खुलने नहीं देने को कहा है। जहां अवैध कब्जा है उन्हें हटाने को कहा है। यानी कि सरकार बदलते ही अब बुलडोजर अभियान जारी रहेगा। दुर्ग जिले में डायरिया अब अनकंट्रोलेबल नजर आ रहा है, जहां एक की यहां मौत हो चुकी है, जबकि मरीजों की संख्या बढ़कर 86 हो चुकी है। 6 लोग अभी तक रेफर किए जा चुके हैं। दुर्ग जिले के भिलाई में पिछले 3 दिनों से डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। इसे रोकने के लिए भिलाई नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग का अमला पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है। जहां केसेस कम होने की जगह पिछले 3 दिनों में केसेस की संख्या 36 से बढ़कर 86 पर जा पहुंची है। डायरिया से एक महिला की मौत भी हो चुकी है।
तो वहीं 6 लोगों को गंभीर हालात में दूसरी जगह रेफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक भिलाई नगर निगम क्षेत्र के गौतम नगर खुर्सीपार में डायरिया के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 19 दिसंबर मंगलवार को 20 नए मामले सामने आए थे, तो वहीं 6 मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में रेफर किया गया है। अब तक कुल क्षेत्र के 82 मरीज डायरिया पीड़ित पाए जा चुके हैं। करमौता देवी नाम की एक महिला ने बीते दिन अपना दम तोड़ दिया है। बिलासपुर से खबर, जहां 49,000 घरों तक अमृत मिशन का पानी पहुंचने वाला है। पाइपलाइन बिछाने बीते 5 साल से काम चल रहा है। काम पूरा करने 30 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम बिलासपुर में शुरू की गई अमृत मिशन योजना सबसे पीछे चल रही है। ठेका कंपनी इंडियन ह्यूम पाइप्स को सरकार ने खूटा घाट से शहरवासियों को पानी सप्लाई के लिए 301 करोड़ रुपए का ठेका दिया था। अक्टूबर 2017 से कार्य शुरू करके सप्लाई 3 अप्रैल 2020 से शुरू की जानी थी, लेकिन अब 44 महीने लेट हो चुकी है। लेकिन फिर से कंपनी को 30 दिसंबर तक का अल्टीमेटम मिला है। नगर निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत ने दावा किया है कि अरपा पार की बस्ती के 49,000 घरों में अब जनवरी 2024 से अमृत मिशन का पानी पहुंच जाएगा। इसके लिए ठेका कंपनी को दिसंबर अंत तक कार्य पूर्ण करने के लिए कहा गया है। वर्तमान में सरकंडा क्षेत्र की 6 टंकियों में से 7,000 घरों में पानी सप्लाई किया जा रहा है। वहीं शेष 49,000 घरों में पानी पहुंचाने के लिए वॉल्व लगाने का काम चल रहा है। बीते दिन देवकी नंदन स्कूल से लेकर कुदुदंड, शांति नगर और व्यापार विहार क्षेत्र की टंकियों में सप्लाई के लिए वॉल्व लगाया जा चुका है। अमृत मिशन योजना का काम शहर में रुक रुक कर चल रहा है। खर्च पर सख्ती बरतती अब भाजपा सरकार दिखाई दे रही है। डीएमएफ सहित भूपेश सरकार के सभी विभागों के ऐसे काम जो कि शुरू नहीं हुए थे, हालांकि स्वीकृत हो चुके थे, उन पर सरकार ने रोक लगा दी है। अनुमति के बाद ही अब इस पर मंजूरी मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की नई साय सरकार ने आते ही पुरानी भूपेश सरकार के कामों पर रोक लगा दी है। साय सरकार की अनुमति के बिना पिछली सरकार द्वारा मंजूर किए गए काम शुरू नहीं किए जाएंगे। इसी तरह साय सरकार ने मितव्ययिता यानी कि कम खर्च करने की राह पर चलने के संकेत दे दिए हैं। बहुत जरूरी काम होने पर ही नई सरकार उसे मंजूरी देगी। इसमें चुनाव के वक्त की गई ताबड़तोड़ घोषणाएं व भूमि पूजन के काम भी शामिल हैं। साथ ही जिला खनिज संस्थान न्याय से स्वीकृत जो भी काम अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं, उन पर भी तत्काल रोक लगा दी गई है। पुराने बजट में वन विभाग समेत कई विभागों की बहुत बड़ी योजनाएं भी शामिल है, जो बजट में शामिल रही लेकिन खर्च अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि इसे फिर से मंजूरी के लिए भेजा गया था, वे काम शुरू नहीं हो पाएंगे और ना ही होंगे। मालूम हो कि सीएम साय ने शपथ लेते ही मंत्रालय का रुख किया था, जहां उन्होंने कामकाज संभालने के साथ ही वित्त विभाग समेत 3-4 प्रमुख विभागों की फाइलें खंगाली थी। 10 फीट नीचे वाहन जा गिरा, जहां हादसे के बाद गाड़ी में फंसा ड्राइवर, जिसकी वजह से चीख पुकार जो है देखने को मिली। राहगीर यहां पर चीख पुकार सुनकर पहुंचे। घंटों मशक्कत की बाद हालांकि इसको निकाल लिया गया। कोरबा जिले के सीएसईबी चौकी अंतर्गत कोहड़िया बाईपास नहर में तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर के जा गिरी, जहां हादसे में ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। हालांकि हादसे के बाद ड्राइवर घंटों तक इसी गाड़ी में ही फंसा रहा। उसकी आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात तकरीबन 10 बजे के आसपास नहर बाईपास मार्ग से वाहन जा रहा था। तभी इस दौरान अचानक अनियंत्रित होकर के वाहन नहर में जा गिरा। हादसे के बाद गाड़ी में फंसे ड्राइवर ने शोर मचाना शुरू किया, जिसकी आवाज़ सुनकर के राहगीर मौके पर पहुंचे। रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया है कि विशेष मुहिम चलाई जाए। प्लेटफॉर्म के 1 किलोमीटर के दायरे में सुलभ बनाए जाएंगे। ट्रेनों के टॉयलेट्स में भी सफाई की मुहिम इन दिनों चलाई जाएगी। देश में चलने वाली सभी पैसेंजर एक्सप्रेस और सभी अन्य ट्रेनों के टॉयलेट्स की साफ सफाई के लिए रेलवे विशेष अभियान चलाने वाला है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जया वर्मा ने कहा है कि सभी जोन के महाप्रबंधकों को निर्देश जारी किया गया है। निर्देशानुसार रेलवे प्लेटफॉर्म के 1 किलोमीटर के रेडियस के दायरे में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान टॉयलेट की सफाई करने के साथ ही प्लेटफॉर्म के टॉयलेट की भी सफाई करवाई जाएगी। साथ ही क्षतिग्रस्त हो चुके टॉयलेट्स की मरम्मत और रंगाई पुताई भी करवाई जाएगी। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने 19 दिसंबर को विश्व शौचालय दिवस अवसर पर 19 नवंबर से 25 दिसंबर सुशासन दिवस तक 5 सप्ताह लंबे क्लीन टॉयलेट्स अभियान की शुरुआत की थी। अब इस अभियान में रेलवे ने भी अपनी सहभागिता का निर्णय किया है। रेलवे बोर्ड की
चेयरमैन जया वर्मा ने सिन्हा पहल करते हुए रेलवे स्टेशनों और सभी ट्रेनों के कोचेस में शौचालयों की व्यापक सफाई अभियान के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत भी कराई जाएगी। नंद कुमार साय का कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया गया है, जहां सदस्यता से इनकी रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने कहा कि कांग्रेस डूबती नैया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि रणनीति जानने आए थे। छत्तीसगढ़ के सीनियर आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने इस्तीफे पर सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को डूबती नैया करार दिया है, इसीलिए सब छोड़कर भाग रहे हैं। इनके मुताबिक वापसी संगठन का विषय है। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि साय कांग्रेस की रणनीति जानने आए थे, चुनाव खत्म हो गया इसीलिए वापस जा रहे हैं। बता दें कि आदिवासी नेता ने 8 माह पहले ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। तब भाजपा पर अनदेखी का आरोप लगाया गया था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और कहा जा रहा है कि इसके बाद साय ने पार्टी छोड़ने का मन बनाया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद साय तब सीएम रहे भूपेश बघेल के साथ कई कार्यक्रम में दिखते थे। उन्हें CSIDC में अध्यक्ष का पद भी दिया गया था। अब खबर है कि भाजपा के नेता साय के संपर्क में हैं। वहीं चर्चा है कि नंद कुमार साय से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि साय के इस्तीफे से कांग्रेसी नेता भी अनजान थे। वहीं 1 मई 2023 को नंद कुमार साय ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने तब भाजपा से दिए इस्तीफे में लिखा था कि मुझ पर झूठ आरोप लगाए जा रहे हैं। नक्सलियों ने यात्री बस, 2 ट्रक और वाहनों को अपनी आग की चपेट में ले लिया। दरअसल सुकमा में नेशनल हाईवे 30 पर आवागमन इसकी वजह से पूरी तरह प्रभावित रहा। बीजापुर में नेशनल हाईवे 163 पर पेड़ काट करके इन्होंने मार्ग बाधित किया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने उत्पात एक बार फिर से मचाया है, जहां यात्री बस समेत कुल 3 वाहनों में आग लगा दी है। इसके अलावा नक्सलियों की आगजनी से नेशनल हाईवे 30 पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया। बताया जा रहा है कि APRTC की यात्री में जगदलपुर से विजयवाड़ा ये बस जा रही थी, तभी नक्सलियों ने बीच सड़क पर रोक करके गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वहीं भैरमगढ़ बीजापुर में नेशनल हाईवे 163 पर पेड़ काटकर गिरा दिया। जानकारी के मुताबिक 10 से ज़्यादा नक्सली अचानक सड़क पर पहुंच गए और मार्ग से गुजर रही गाड़ियों को रुकवाया। फिर उन्हें चालकों को नीचे उतारा गया। इसके बाद वाहनों के डीजल टैंकों को फोड़कर सभी वाहनों को फूंक दिया गया। वारदात के बाद सभी नक्सली मौके से भाग निकले। APRTC की बस में आग भड़काने तक CRPF और जिला पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। वाहनों से आग बुझाने की कोशिश भी की गई। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, जहां सभी जिलों में जांच बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। पॉजिटिव पाए जाने पर एम्स सैंपल भेजे जाने और कलेक्ट करने का निर्देश है। दरअसल नए वेरिएंट ने एक बार फिर से चिंता बढ़ाई है। JN1 वेरिएंट को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक अब सभी जिलों में कोविड की जाँच को बढ़ाया जाएगा। साथ ही सैंपल कलेक्ट करके रायपुर एम्स भेजा जाएगा, जहाँ ये देखा जाएगा कि नया वेरिएंट कहीं प्रदेश में तो पैर नहीं पसार रहा ना। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्लई ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकारी आदेश में लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। केरल में नए वेरिएंट के मामले सामने आए हैं और इस वजह से छत्तीसगढ़ में भी जांच के दायरे को बढ़ाने को लेकर आदेश जारी हुआ है। बीजेपी कंफ्यूज्ड है, इसीलिए कैबिनेट विस्तार में हो रही है देरी, क्योंकि बैज ने कहा कि पार्टी को अब तक अपनी सरकार बनने पर भी भरोसा नहीं, नीयत में भी खोट नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री समेत 2 उप मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। देरी को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा ही नहीं था कि हम सरकार में आ गए हैं। सरकार बना लेने के 15 दिन बाद भी बीजेपी के नेता पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि मंत्रिमंडल में कौन आएगा और कौन नहीं। इससे शासन का काम प्रभावित हो रहा है। जिनको भी मंत्री बनाना है उनको जल्दी बनाना चाहिए। बैज ने कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है और इसीलिए अपने मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रही है। इससे स्पष्ट है कि उसकी नीयत साफ नहीं है। बीजेपी ने बिजली बिल हाफ योजना को लेकर भी बंद किए जाने की चर्चाओं को लेकर दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल तक बेहतर सरकार चलाई, जनता को सीधे लाभ देने का काम किया। बीजेपी की सरकार नहीं चाहती कि जनता को लाभ हो, इसीलिए वो बिजली बिल हाफ जैसी योजनाओं को बंद करना चाह रही है। फिलहाल ये सभी बातें दीपक बैज ने कही।